तो आइए अपने डेथ और रियलाइजेशन मतलब पूरी पार्टनरशिप को क्लोज करने की तरफ में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2014 में बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन हमें कहता है कि जयंत और रमाकांत दो पार्टनर्स हैं और इनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2013 वो इस तरीके से है। उस डेट को ही इन्होंने डिसीजन लिया कि अब ये फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है इसमें वो रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब भी बनता है जब यहाँ से एक्सटर्नल लायबिलिटी और यहाँ से बैंक और जो भी पार्टनर से रिलेटेड एसेट्स हैं उनको छोड़कर हम ट्रांसफर कर दें किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, अकाउंट को क्लोज कर दें। पहला काम जो हम करेंगे वो इन्हीं लायबिलिटी को और एसेट को ट्रांसफर करने का या क्लोज करने का करेंगे। तो शुरुआत हम लायबिलिटी से करते हैं। लायबिलिटी हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। रीजन मैं बता चुका हूँ, लायबिलिटी डेबिट होती है और रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। तो देखिए लायबिलिटी अगर देखें तो सबसे पहले है हमारे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब ये पैसा मुझे बाहर वालों को देना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर से बिलोंग करता है अनलेस एंड अदरवाइज कोई नीचे एडजस्टमेंट ना हो। तो जयंत का करंट अकाउंट है, ऑब्वियसली है, करंट अकाउंट का मतलब ये भी पार्टनर से बिलोंग करता है, यहां नहीं आएगा। ऐसे ही ना ही कैपिटल, ये सब इंटरनल पार्ट है तो ये हम यहां नहीं लिखेंगे। दूसरी तरफ आते हैं तो बैंक का भी वही केस है, बैंक कभी भी रियलाइज नहीं होता इसलिए वो भी यहां पर यूज नहीं होगा। उसके आगे की जितनी चीजें हैं ये कितनी, ये सारी यहां पर आएंगी, ये फिर नहीं आएगा क्योंकि ये एक पार्टनर से बिलोंग करता है। तो एसेट साइड की जितनी भी एसेट्स हैं वो यहां पर ट्रांसफर होंगी। रीजन वही है कि इनके ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, इनको क्लोज करोगे तो आप इनको क्रेडिट करोगे और रियलाइजेशन को डेबिट, इसलिए ये रियलाइजेशन के डेबिट में आ रही है। तो यहां आप लिख दो सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री एसेट्स लिखकर चारों एसेट्स यहां पर लिख दो, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। तो ये चार एसेट हैं हमारी। इन चारों से हमें रियलाइज, इन चारों को रियलाइज करना है, सेल करना है। डेटर 2, 20 और 3 12, 3,12,000 की मशीनरी है, 12,000 का स्टॉक है और 12,000 का ही हमारा फर्नीचर है। तो ये हमारी टोटल फिगर्स थी यहां पर। अगर इनको देखें अब टोटल की फॉर्म में तो ये 536 आता है। तो अब हमने बैलेंस शीट से जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होने थे या क्लोज होने थे वो अकाउंट क्लोज कर दिए। अब हमारा काम शुरू होता है अपनी एडजस्टमेंट को समझना। तो पहली एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं जहां हमें यह बताया गया है कि जयंत ने टुक ओवर किए 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। देखिए स्टॉक हमारा कितने का है, 20। ये सारा काम हम फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। इस 20 का 40% किसने लिया है, जयंत ने, ठीक है। और ये लिया कितने पर है, देखिए कितने परसेंट, 20% लेस बोला है ना, तो आप 80%, यही मीनिंग हुआ ना इसका कि आपने कितने में लिया, वो 80% पर। तो आप इस तरीके से अपनी फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास एक जितने में जयंत लेके जा रहा है वो फिगर आ जाएगी, ठीक है। वो 6,400 में लेके जा रहा है, कितनी वैल्यू की, कितने वैल्यू का स्टॉक, अगर उसकी बुक वैल्यू देखी जाए, ये इसकी बुक वैल्यू है जो जयंत लेकर जा रहा है। 20,000 का 40% कितना होता है, 8,000।
8,000 को वो 80% पर लेके जा रहा है, इसका मतलब 6,400 में लेके जा रहा है। अब ये फिगर मैंने क्यों निकाली बुक वैल्यू इसकी, क्योंकि आगे बोला गया है कि जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 15 में बेचा गया है। तो यहां तो वैल्यू दे दी थी, अगर यहां भी लिखा होता कि 90% है तो फिर मुझे उसकी जरूरत होती। तो अब शायद उसकी इतनी जरूरत नहीं है मेरे लिए। पहले तो ये जरूरी है कि जयंत ने इतना लिया है। तो अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री होगी जयंत कैपिटल टू रियलाइजेशन, और वैसे भी एसेट रियलाइज इस तरफ होंगी, तो आप ये रूल भी याद रख सकते हैं। तो अब हम रियलाइज करवाते हैं, यहां पर लिखेंगे हम बाय जयंत कैपिटल अकाउंट, और जो 40% स्टॉक लिया है उसकी एंट्री ये हो रही है कितने में, 6,400 में। ठीक है, बाकी जो बचता है देखिए कहीं पर कोई और नहीं है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि बाकी सारी चीजें बैंक के थ्रू रियलाइज हो रही है। बैंक इसलिए क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा गिवन है, तो हम यहाँ बाय बैंक अकाउंट लिख देते हैं, और स्टॉक का जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी कि वो 15,000 में सेल हो। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि फर्नीचर से मुझे 20 मिल रहे हैं, वो भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो पहली एडजस्टमेंट पूरी होती है हमारी। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। वो कहती है कि अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको भी बेचा है, तो आप यहां पर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। नाम तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे तो उसको बेचकर पैसा रियलाइज करना है। तो हमने क्या कर दिया, उसको बेचकर पैसा रियलाइज कर लिया। मशीनरी के बारे में आगे लिखा है, तो इसका मतलब मशीन भी बिक रही है, और मशीन कितने में बिक रही है वो देखिए, 3,12,000 की मशीन है। कहा है कि 75,000 लॉस पे, मतलब कि 75,000 डाउन पर आप बेच रहे हो। तो 3,12,000 में से अगर आप 75 माइनस करते हैं तो ये 2,37,000 आता है। तो आपने इतने में क्या कर दी, मशीन बेच दी। 312 में से वो 75 लॉस जो है वो माइनस कर दीजिए, आपकी फिगर आ जाएगी। आगे बताया कि जो डेटर्स हैं हमारे वो 10% डिस्काउंट पर रियलाइज करते हैं। डेटर 2 लाख के हैं, 10,000 अगर उसको कम कर दूं, 10% नहीं 10,000, तो अगर 10,000 कम कर दूं तो ये 190 बैठता है। इतने में आपने डेटर्स से क्या किया है, रियलाइज करवाया है। नेक्स्ट जो आइटम आती है वो लिखा है कि देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर विच ऑफ विच 38,000 वर पेड। ये कहीं पर भी ऊपर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप पे कर रहे हो तो आप यहां लिखोगे, क्योंकि आप पेमेंट आप कर रहे हो, या लायबिलिटी इस तरफ आती है तो उनकी पेमेंट किस तरफ से होगी, इस तरफ से, या क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप एंट्री भी ये करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, तो कुछ भी समझ लो आप इसी तरफ आएगी। तो यहां लिख देंगे आप आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, और वो 38,000 है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि एक लायबिलिटी है आपकी ये बची है जिसकी पेमेंट के बारे में यहां कहीं कुछ नहीं लिखा, पर फिर भी ये पे करनी पड़ेगी। कोई लायबिलिटी ऐसी नहीं है जो अनपेड रहे। एसेट हो सकती है बिना रीसेल हुए, मतलब उससे रियलाइज ना हो सकता है, पर कोई भी आपको लायबिलिटी नहीं छोड़नी, चाहे उसके बारे में कुछ मेंशन हो चाहे ना हो। तो आप 75,000 में के क्रेडिटर बुक वैल्यू पर उसको रियलाइज कर दोगे अगर, या पे कर दोगे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो। इस तरीके से हमने अपनी लायबिलिटी भी पे कर दी, और जितनी एडजस्टमेंट थी हमारी सारी पूरी हो गई। अब सिर्फ हमें टोटल यहां इनका करना है, और फिर देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसका टोटल आया 4,65,000। एक बार टोटल को रीचेक कर लेते हैं।
ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें रियलाइज करने से या रियलाइजेशन या डिसॉल्व करने पर प्रॉफिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए इस तरफ 6,49,000 बैठ रहे हैं। वहां की अगर फिगर देखें हम तो ये 5 को दूं 70 और जोड़ दूं इसमें तो 5 40 546। तो यहाँ का टोटल है 546, यहाँ का टोटल है 649। तो हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो है रियलाइज करने पर या बिजनेस को बंद करने पर आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के लिए भी मुझे लॉस में जाना पड़ रहा है। कितने लॉस में जा रहे हैं वो फिगर अब हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो लॉस आ गया 1,02,600। इसको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि अब इसको कौन बियर करेगा, पार्टनर्स। किस रेशियो में बियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर देखें तो रेशियो तो कहीं मेंशन है नहीं, तो इसका मतलब इक्वली। तो हमने उस लॉस को इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाने को हमें कहा गया था 6 मार्क्स में, वो हमने क्वेश्चन को पूरा कर लिया। तो डिसोल्यूशन का एक और क्वेश्चन जिसमें रियलाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आज हमने इस वीडियो में काम किया। अगली कुछ और वीडियो के साथ हम चैप्टर को और पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करेंगे सो दैट हम कंपनी की तरफ चल सके। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो गया है, क्योंकि एक चैप्टर घट गया और मार्क्स बढ़ गए, तो इस वजह से कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं फिर उसकी तरफ भी आगे।